हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो हॉट सीट में आज हम बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट की। वाराणसी लोकसभा सीट भारतीय राजनीति में काफी अहम रोल अदा करती है और इस सीट से कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं और संसद तक पहुंचे हैं। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर और जिला है, जिसे वाराणसी, बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वाराणसी एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री, जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, तो आम चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनसे पहले 2009 में हुए चुनाव में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद थे। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। तो वाराणसी लोकसभा सीट का सियासी समीकरण आज क्या इशारा कर रहा है, यह एक बड़ा पॉइंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिसमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं वाराणसी लोकसभा सीट से कब कौन कौन सांसद रहा। और इस सीट से बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल 1999-2004 तक सांसद रहे और इसी तरह कांग्रेस के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा 2004 से लेकर 2009 तक सांसद रहे। वहीं 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी विजयी हुए और 2014 तक वाराणसी से सांसद रहे। लेकिन यहां से स्थितियां बदली। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी विजयी हुए। उन्होंने जीत के सिलसिले को जारी भी रखा और 2019 में भी सांसद चुने गए। और बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इसी सीट से टिकट दिया है और आज हम इसी सीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जहां पर एक तरफ इंडी अलायंस पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि प्रधानमंत्री जिस सीट से खड़े हैं, जिस सीट से उम्मीदवार हैं, वहां पर कोई उनकी टक्कर का उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन क्या ऐसा आज के सियासी समीकरणों को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए आप यह समझिए कि इस सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, तो कौन कब कब सांसद रहा, डेटा के साथ, नाम के साथ, तस्वीर के साथ और चुनावी आंकड़े के साथ आपको तस्वीर क्लियर कर रहे हैं। तो यह तस्वीर आप देखिए, 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी इस सीट पर उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की, प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी यही स्थिति रही, उन्होंने जीत हासिल की, अच्छा खासा मार्जिन रहा, अच्छा खासा उनका वोट बैंक यहां पर है। क्योंकि वाराणसी आज एक धार्मिक स्थल के रूप में भी उभरा है। और एक और बड़ा पॉइंट यहां पर यह, क्योंकि वाराणसी की तस्वीर जो बदली है, वो कहीं ना कहीं यहां के वोटर्स के जहन में एक अलग तस्वीर चस्पा कर रही है। क्योंकि आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, बड़े कैनवास में देखेंगे, तो एक तरफ इंडी अलायंस, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि यह सीट अपने आप में हॉट हो जाती है। देश की सबसे हॉट सीट है वाराणसी और इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इसलिए हमने देखा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास है कि पहली ही लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर और यहां से ही टिकट दिया गया, तो स्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। तो और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चुनावी आंकड़ा और भी सीट को लेकर काफी है, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। और अब आपको वोटर्स की संख्या बताते हैं, क्योंकि वोटर्स इस सीट पर काफी अहम रोल अदा करते हैं।
तो साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 2019 में यहां कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 10,60,476 थी, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 6,06,306 और महिला मतदाताओं की संख्या 4,52,435 ही थी। यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़ा आप देखिए तो वाराणसी लोकसभा चुनाव 2019 का यह आंकड़ा है। महिला मतदाताओं की संख्या आपकी टीवी स्क्रीन पर 4,52,000 से ज्यादा महिला मतदाता, और ये कुल मतदाताओं का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो कुल मतदाता हैं 10,60,476। लेकिन इस बार क्या स्थिति बदलेगी? क्या इस बार का सियासी समीकरण बदला हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे दल हैं और ये घटक दल कुछ एनडीए के साथ हैं तो कुछ इंडी अलायंस के साथ हैं। लेकिन स्थितियां किसके पक्ष में जाएगी, स्थितियां किसके पक्ष में अनुकूल होती है, ये एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। तो और भी आंकड़ा आपको दिखाएंगे ताकि और बेहतर तरीके से, क्योंकि एक जो सीट होती है उसके कई एस्पेक्ट होते हैं, उसके कई पहलू होते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से आप समझ पाएं। क्योंकि अगर हर एक पहलू पर आप विचार करेंगे, गौर करेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो वाराणसी लोकसभा चुनाव और परिणाम में सबसे पहले बात करते हैं साल 2019 में हुए चुनाव और परिणाम की। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शालिनी यादव को 1,95,159 वोट ही मिले, यानी कि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है। और इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को सिर्फ 1,52,848 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। तो स्थितियां कांग्रेस के लिए भी बदली, तो 1,52,548 का आंकड़ा, और आप मोटा मोटी तस्वीर कह सकते हैं कि 1,53,000 के आसपास कांग्रेस को वोट मिले। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आई कि पहली लिस्ट में उन नेताओं का नाम शामिल हो जिनकी विनेबिलिटी, जिनकी जीतने की गुंजाइश 100% है। और अब आपको बात बताते हैं वाराणसी लोकसभा सीट पर साल 2014 में हुए चुनावी परिणाम की। तो साल 2014 में भी बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को, जी हां, अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। और ठीक इसी तरह तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, जिनको 75,614 वोट ही मिले। तो 2014 का सियासी समीकरण आपने समझा। अरविंद केजरीवाल जो कि उस वक्त एक नए चेहरे के तौर पर उभरे थे, वहां से उनको भी अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले वोट से अगर कंपैरिजन करें, अगर मुकाबला करें, तो उस समय भी पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन काफी बड़ा था। और 2019 में स्थितियां ऐसी पलटी कि वाराणसी के वोटर्स ने, वाराणसी की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को पहले से भी ज्यादा वोट देकर चुना और संसद भेजा। यानी कि उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक जो पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया, उन कामों पर मुहर लगाई। न केवल वाराणसी लोकसभा सीट पर वोटर्स ने, बल्कि पूरे देश में देखने को मिला। तो वाराणसी लोकसभा सीट पर साल 2009 में हुए चुनाव में भी बीजेपी को कामयाबी मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 और बीएसपी प्रत्याशी मुख्तार अंसारी को, जी हां, मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 1,23,874 वोट ही मिले थे। हालांकि अजय राय की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। 2009 में कोशिश की गई, 2014 में कोशिश की गई, 2019 में कोशिश की गई, लेकिन उनको हार का ही सामना करना पड़ा। तो आपने देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय, सबसे विख्यात और सबसे हॉट सीट के बारे में जाना। तो चुनावी इतिहास इस सीट पर क्या रहा है? 2009 का चुनावी जो आंकड़ा है वो 2019 के आते आते किस तरीके से बदल गया, सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है 2024 का, खास तौर पर इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं या फिर स्थितियां कुछ और होंगी इंडिया अलायंस की वजह से? तो चर्चा हम करेंगे।
हमारे साथ आपको बता दें कि यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी, जो यूपी की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे से समझते हैं और तमाम नेताओं से इस चुनावी समर में लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी भी जुड़ गए हैं। देश की राजनीति पर अच्छी पकड़ है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर तो अच्छी पकड़ है ही, वो इस लिहाज से क्योंकि उत्तर प्रदेश को सियासत का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। प्रमोद गोस्वामी जी, शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट का आज सियासी समीकरण क्या कुछ बदला हुआ है या फिर 2019 के मुकाबले आज स्थितियां और ज्यादा बीजेपी के पक्ष में? आपका आकलन क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का और वहां से प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन भी मजबूत है और वहां प्रधानमंत्री प्रत्याशी होने के नाते उन्होंने वहां उस क्षेत्र का विकास भी किया। उनकी अभी साख पर कोई बहुत प्रतिकूल असर तो नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि उनकी जीत की संभावनाओं में मतलब कहीं कोई गुंजाइश या कहीं शक शुबा तो फिलहाल नजर नहीं आता है। ये बात दूसरी है कि इस बार अगर आप 14 में देखें तो केजरीवाल जी खड़े हुए थे, जैसा कि आपने अपने विश्लेषण में और आंकड़ों में आपने बताया भी था। लेकिन 14 में जहां वो कम मार्जिन से जीते थे, मतलब लगभग 4 लाख, पौने 4 लाख वोटों से जीते थे, केजरीवाल जी उस समय प्रत्याशी थे। इस बार जो गठबंधन का प्रत्याशी अजय राय जी है, तो उस समय उनको मात्र 75,000 वोट मिले थे। 19 में भी अगर आप देखें, जब 19 में आ जाए तो उनकी जीत लगभग 6.25 लाख के करीब हो गई थी, 10 लाख में। तो मार्जिन उनका बढ़ता ही चला गया। जो कोई ट्रेंड उनका ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि जो घटता हुआ नजर आ रहा हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्योंकि 14 में या उससे पहले आ जाए तो वहां वोटों का बंटवारा होता रहा, उसको वोटों को प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन ने यह कोशिश की है कि एक प्रत्याशी प्रधानमंत्री के खिलाफ रहे। तो ऐसे में, लेकिन बावजूद उसके मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी या उनके लिए। लेकिन ये जरूर है कि मार्जिन का कोई फर्क थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेंगे। और अजय राय जी का अपना, वहां से वो विधायक भी रहे हैं, उनका अपना प्रभाव भी है। समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक रहा है, वोट बैंक है, वो जुड़ जाएगा तो उससे जीत की हार जीत का तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क आ जाए तो आ जाए। क्योंकि 14 मतलब कि जो जीत का मार्जिन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बातें बाद की हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी पकड़ आपकी है, आप कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या फिर कहें कि पूरे देश में एक परसेप्शन की लड़ाई बहुत बड़ी होती जा रही है, जहां पर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इंडिया अलायंस को एक घमंडिया गठबंधन करार दे रही है, एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है एनडीए को लेकर, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कुछ शक शोभा दिख रही है यहां पर, या फिर यही बात कि भाई जीत का मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि जिस तरीके से अब ये एक फिनोमिना हो गया कि वन पार्टी वन लीडर, उसका अगर हम असर देखें, जैसे जो हम पीछे 2009 में चले, 2009 में जब माफ करिएगा 2007 की अगर हम बात करें, 2007 में जब बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर पूर्ण बहुमत लेकर के मुख्यमंत्री बनी थी 2007, और उसके बाद 2009 का चुनाव हुआ, तो उस समय उनको प्रधानमंत्री के रूप में फोकस किया गया। और उस समय से ये चलन शुरू हुआ कि बाकी नेताओं को कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती थी, सिर्फ मुख्यमंत्री को ही पब्लिसिटी दी जाती थी। जो पीआर डिपार्टमेंट है, जो DIPR डिपार्टमेंट है, वो सारे विभागों के बजट अपने पास मंगा लेता था और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को ही प्रोजेक्ट किया जाता था। बहुजन सुप्रीमो मायावती को भी प्रोजेक्ट किया गया। 2012 की भी स्थिति रही, जब अखिलेश यादव आए तो उनके कामों को पूरा आगे बढ़ाया गया। उसके बाद 2014 की बात करें तो 2014 में इन चीजों को एकदम परवान चढ़ा दिया गया। अब तो उसके भारतीय जनता पार्टी में तो वन पार्टी वन नेशन वन पार्टी वन लीडर का एक प्रचलन चल गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को इतना विशाल बना दिया गया है कि उसके आगे सब बौने नजर आते हैं, ड्वार्फ हो गए हैं सारे लोग।
तो इस लिहाज से अगर हम देखें, जो प्रमोद जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि केजरीवाल थे, एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने अच्छी फाइट दिया 2014 में, लेकिन उसके बाद उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में भी पूरा 2000, अब हम अगर 24 की बात करें तो हम प्रमोद जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि जीत का मार्जिन तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनकी जीत में कोई शक शुबा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बसपा, आप देखें ना, जो राजनीति चल रही है, राजनीति क्या है कि जिस कारण बसपा को कांग्रेस में लाने के लिए सारी कुर्बानियां दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि मायावती को या खड़गे को वो बना देना चाहिए, दलित चेहरा आगे करना चाहिए और दलित चेहरे पर हमको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की बात यह थी कि हम मायावती को अपने साथ में लाएंगे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे और इस तरीके से दलित वोट बैंक जितना है वो सब कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन में आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जो संयोजक थे बिहार के वो खुद वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये नुकसान हुआ, मायावती आई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं उसने उनको बुरी तरीके से डरा दिया है। और पहले तो ये होता था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता था तो सारी चीजें स्थिर हो जाती थी, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं तो उसने मायावती के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है और इसीलिए वो गठबंधन में नहीं आई, वो किसी भी गठबंधन में नहीं गई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पे नरेंद्र मोदी की जीत को विशाल और बड़ा करने के में कदम है और उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। ज्यादा होगा या कम होगा यही देखना काफी दिलचस्प होगा। प्रमोद जी, मैं आपसे इस पॉइंट को लेकर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी बात प्रदीप विश्वकर्मा जी ने ये बात यहां पर रखी है, लेकिन आपका आकलन इस एस्पेक्ट को लेकर, इस पहलू को लेकर क्या कह रहा है? अगर इंडिया अलायंस के नेता बीएसपी प्रमुख मायावती को प्रोजेक्ट करते, मायावती को अगर प्रोजेक्ट किया जाता उस हिसाब से, तो आज स्थितियां कुछ बदल सकती थी, इसका इंडिया अलायंस को फायदा होता। हालांकि ये बात अलग है कि एनडीए अलायंस में बीएसपी नहीं है, एकला चलो की नीति पे है, तो स्थितियां कुछ क्या बदल सकती थी? नहीं, देखिए, ये अपनी जगह पर एक सियासी शगुफा मैं इसको एक मानता हूं, या एक उनको गठबंधन में लाने के लिए एक प्रयास की बात थी। लेकिन अगर आप देखें, मैं प्रदीप जी की एक बात से तो पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो उनके ऊपर एक आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं और केंद्र सरकार का जो दबाव है, इसलिए वो गठबंधन में तो नहीं आई और गठबंधन में से अपने को दूर रखा। और अलायंस भाजपा से वो इसलिए नहीं कर सकती थी चाह के भी, क्योंकि फिर वो मुस्लिम वोट जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं छिटक जाएगा, जो थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक दलित वोट बैंक की बात है, तो दलित वोट बैंक अगर आप देखें तो मायावती का दलित वोट बैंक काफी खिसक के 10 से 12% के बीच पर रह गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20-21% दलित वोट बैंक है। लेकिन दलित प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके कि वो पूरे देश में एक ये मैसेज दे पाते, तो मुझे लगता है नहीं। और उनसे काफी बड़े नेता लोग हैं, इस पर सहमति बनना एक असंभव सी बात थी। ये एक राजनीतिक शगुफा था उनको गठबंधन में लाने का, लेकिन वो भी जानते थे कि ये गठबंधन में वो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका जो टेटुआ है वो दबा हुआ है और यही कारण है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सूटेबिलिटी भी है कि अलग से लड़ाइए, वोटों के का जो बिखराव कर सके, तो वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की ही मैं मानता हूं। अगर आप परोक्ष रूप से या अघोषित रूप से देखा जाए तो मायावती जिस ढंग से किसी गठबंधन में न हो के उन्होंने अलग अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और इंडिया गठबंधन को उसका नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी और वही हुआ भी है। और इसीलिए मतलब अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में देख लें तो वो ये इस बात का संकेत और संदेश भी देता है कि वहां उन्होंने 6 मुसलमान प्रत्याशी खड़े किए हैं, ताकि इंडिया गठबंधन के साथ जो मुस्लिम मतों का जुड़ाव है उसको कहीं ना कहीं वो डेंट कर सके और मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं कि वो उसको रोक सकें। तो मुझे लगता है कि प्रदीप जी बात सही कह रहे हैं कि वो एक दबाव में आके काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद अगर यही स्थिति रही तो जो मायावती का दलित वोट बैंक उनके पास से खिसकता जा रहा है और जो 10-12% पे आ गया है, तो जो पिछली बार उनकी 10 सीटें थी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के साथ,
इस बार उनको 1 या 2 सीट मिलना भी मुझे मुश्किल लगता है। बाकी राजनीति में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और तीसरी बात आप देखिए, इसलिए जो प्रदीप जी या जो मैं कह रहा हूं उसका है कि आनंद को उन्होंने 22 कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। तो ये भी एक संदेश सीधा गया है कि कहीं ना कहीं अंडरहैंड डीलिंग बसपा और भाजपा के बीच में है। बिल्कुल बड़ा पॉइंट आपने रखा। प्रदीप जी, आपसे एक छोटा सा पॉइंट हम इसको लेकर समझना चाहेंगे। इस सीट पर खास तौर पर पोलराइजेशन का मुद्दा कितना बड़ा है, क्योंकि हमने देखा 22 जनवरी 2024 को पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश राममय हो गया था, और वाराणसी भी एक धार्मिक नगरी के तौर पर किस तरीके से उभरा है, या फिर डेवलपमेंट की तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। तो पोलराइजेशन का मुद्दा यहां पर कितना बड़ा आप समझते हैं? देखिए, अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी इसको कई एंगल से मैसेज देने की कोशिश करती है। नंबर 1, वो किसी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देती है। वो बता देती कि हम सिर्फ एक वर्ग के हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2 पर वो क्या करती है कि वो आपने बदायूं की घटना को देखा, जिसमें एक मुस्लिम ने हिंदू के 2 बच्चों को मार दिया। उस खबर को बहुत हाईलाइट किया गया और उस मुस्लिम को ऑन स्पॉट मार दिया गया है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस स्थान पर हुआ, कुछ पता नहीं। और ये घटना होती है और उस घटना को इसके बाद बहुत ही हाईलाइट किया जाता है। 2 और तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राम मंदिर बना है, राम मंदिर को लेकर के, और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बना है, कॉरिडोर बना है, उसको लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये सारी कोशिश जो है ये पोलराइजेशन की है। हालांकि उस लेवल पर पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पर 2014 में हुआ था, जिस लेवल पर 2019 में हुआ था, उस स्तर पर तो नहीं हो पाया। लेकिन हम कह सकते हैं इस बार जैसे दाल में एक तड़का लगाया जाता है, छौंक लगाई जाती है, तो उस छौंक के हिसाब से ये पोलराइजेशन का काम कर रहा है। हालांकि उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्रमोद जी और प्रदीप विश्वकर्मा जी। तो यहां पर बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है कि क्या 2024 का जो सियासी समीकरण है वो बदल गया है या फिर एनडीए के पक्ष में है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट पर पूरी जोर आजमाइश करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि इस सीट पर जो विनेबिलिटी चांस है, यानी कि गुंजाइश है जीतने की, वो बहुत बड़ी होने वाली है। और अगर पोलराइजेशन के मुद्दे की बात करें तो इस बार कितना वोट आता है, छिटकता है, ये एक बड़ा पॉइंट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज।